समय पर नहीं आने के कारण हम खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो समय दिया गया था लाइव प्रसारण का वह 1 बजे का था और किसी कारणवश हमें विलंब हुआ, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में डेहरी विधानसभा 212 के युवा तेजस्वी एवं बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक दिल के समाज सेवी समीर कुमार जी उपलब्ध हैं। हम आज फेसबुक के माध्यम से खास लाइव इंटरव्यू इनका करने जा रहे हैं और ये लाइव इंटरव्यू इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी कोरोना का काल है। इस काल में, इस समय में लोग एक दूसरे के माध्यम से रूबरू, फेस टू फेस रूबरू नहीं हो सकते, इसलिए लाइव के माध्यम से रूबरू होने का प्रयास किया जा रहा है। समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान भी आप सभी ने लगातार मेरे से बातचीत करने का समय निकाला, इसके लिए हृदय से आपका भी धन्यवाद। समीर जी, सबसे पहले मैंने कई बार मैं देखा भी हूं, अगले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के साथ पुरजोर तरीके से अपना पूरा जोर लगा करके आपने काम किया था, कैंपेनिंग भी किया था। आप बीजेपी को आज छोड़ चुके हैं, क्या कारण रहा, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं करीबन 2008 के आसपास सदस्यता ग्रहण किया था। इन 12 वर्षों के दरमियान में मैंने कई सारे उतार चढ़ाव पार्टी में देखे, कई सारे नेताओं के साथ रहा, व्यक्तिगत अपने व्यवहारिकता के आधार पर बहुत मधुर संबंध बनाए और भारतीय जनता पार्टी ने उस हिसाब का सम्मान मुझे व्यक्तिगत रूप में देने का काम नहीं किया। तब जब विगत में 1 वर्षों से लगातार सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक सामाजिक संस्था वेद कल्याण फाउंडेशन बनाकर समाज में दबे कुचले हुए लोगों का, जिस प्रकार वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की मदद और शहर के ब्यूटिफिकेशन में बहुत सारे कार्य जब से मैं करना चालू किया, तब से भारतीय जनता पार्टी किसी नेता कार्यकर्ता का साथ और समर्थन मुझे मिलने का काम नहीं हुआ। जब मैंने अपने काम के दरमियान में ऐसा पाया कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ उस पार्टी के किसी स्थानीय नेता का या कार्यकर्ता का उसमें समर्थन और सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, तो मैंने अपनी एक अलग लाइन बनाई और देखा कि हमारे हिसाब से किस प्रकार का काम वर्तमान के तारीख में बिहार प्रदेश में किया जा रहा है। तो मैंने उसमें पाया कि आदरणीय पप्पू यादव जी जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं और उनके सेवा भाव को देखते हुए मैंने अंत में निर्णय लिया कि मुझको अपनी पार्टी बदलनी चाहिए और वर्तमान में जन अधिकार पार्टी में उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। तो पार्टी छोड़ने का मुख्य रीजन यही रहा कि पार्टी में जो सम्मान, जो प्रेम, जो आदर मिलना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पार्टी को बदला। अच्छा, जरा सा हमको एक और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का 3 प्रमुख कारण और जनाधिकार पार्टी पकड़ने का 3 प्रमुख कारण, ज्वाइन करने का 3 प्रमुख कारण, जरा ये बताएं हमें। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के 3 प्रमुख कारण में पहला कारण कार्यकर्ताओं के द्वारा मेरे द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में जन समर्थन न मिलना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कभी भी ये महसूस न होना कि एक हमारे पार्टी का कार्यकर्ता वर्तमान में डेहरी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों कार्य कर रहा है, उसमें हम सभी को कम से कम उसकी सराहना ही करनी चाहिए या कम से कम उसको बुलाकर सम्मानित भी करना चाहिए। और तीसरा मुख्य कारण, भारतीय जनता पार्टी में लगातार मैं देख रहा हूं जिस प्रकार पूरे भारतवर्ष में जनता का साथ छल किया गया है, झूठे और खोखले वादे करके लोग सरकार में पदासीन हुए हैं। ऐसी स्थिति में मुझको ऐसा महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में जनता के साथ छल कर रही है और लोग जवाब मांगेंगे, उत्तर मांगते हैं, इसलिए मैंने जन अधिकार पार्टी का दामन थामा। जन अधिकार पार्टी का दामन थामने के पीछे 3 मुख्य कारण। पहला, असल में जनसेवक की क्या भूमिका होती है, असल में जनसेवक कैसा होना चाहिए, उसमें आदरणीय पप्पू यादव जी बेस्ट एंड फिट साबित हुए। जिस प्रकार मैं काम करना चाहता हूं और मैं करता हूं उसमें आदरणीय पप्पू यादव जी बेस्ट मुझको लगे। तो मैंने उनके सेवा भाव को देखते हुए, उनके पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को देखते हुए और वर्तमान में जैसी मांग है जनता की जनसेवक के रूप में, इन्हीं कारणों के चलते जन अधिकार पार्टी का मैंने चयन किया और उसमें वर्तमान में काम कर रहा हूँ। क्या अब ये मानकर चला जाए कि समीर कुमार अब कांटा बन करके कमल को चुभेंगे? देखिए, किसी के लिए कांटा बनने का प्रयास में नहीं कर सकता। एक आपने सुना होगा, बहुत मधुर कविता थी
कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और अगर तुम फूल बनकर नहीं जी सकते तो कांटे बनकर मत जीना। मेरा काम किसी भी व्यक्ति विशेष का या किसी भी व्यक्ति के राह में कांटे बनना नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपने किए गए कार्यों से, अपने व्यक्तिगत व्यवहारिकता से और समाज में लोगों के द्वारा दिए गए प्रेम के आधार पर मैं अपनी राह बनाते जा रहा हूं। प्रत्येक दिन मंजिल के नजदीक पहुंचता जाता हूं। तो मेरा मकसद किसी के लिए कांटा बनना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी के लिए ना किसी अन्य पार्टी के लिए। हमारा काम सेवादारी है। मैं शुरू से भी सेवादारी करते आ रहा था, आज भी कर रहा हूं, कल भी करूंगा। हमने कई बार देखा भी है और पप्पू यादव के मुंह से मैंने सुना भी है कि आपको डेहरी से टिकट कंफर्म है। तो आपके मन में चुनाव लड़ने का विचार क्यों आया? देखिए, जिस प्रकार बिना नेता बने भी तो बहुत लोग सेवा कर सकते हैं, फिर आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि मैं चुनाव लड़के ही सेवा करूं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। बिना नेता बने भी समाज सेवा जारी है, मैं कर भी रहा हूँ। मैं अभी किसी पद पर नहीं पदासीन हूँ, फिर भी लगातार आप देख रहे होंगे, लगातार मेरी जनसेवा पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य जगहों पे भी जारी है। जहाँ कहीं से भी कोई मुझे सूचित करता है, संपर्क करता है, मैं अपने यथासंभव अपने सामर्थ्य की मदद करता हूँ। चुनाव लड़ने की इच्छा इसलिए उत्पन्न हुई या चुनाव इसलिए लड़ना चाहा या विधायक बनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम हैं जनता के बीच में करने योग्य। जब तक से आप जनता के प्रतिनिधि नहीं चुने जाएंगे, वैसे बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकते। जनता का प्रतिनिधि होना बहुत सारे कार्यों का निष्पादन करने के लिए अति आवश्यक है। इसलिए विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा को देखते हुए और जिस प्रकार पूर्व के प्रतिनिधियों ने और वर्तमान के प्रतिनिधि ने जिस प्रकार जनता को धोखा देने का काम किया है और डेहरी विधानसभा क्षेत्र अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले पीछे है, ऐसी स्थिति में अपने विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने विधानसभा को नई गति, नई दिशा देने के लिए, नई ऊर्जा देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए मैंने चुनाव लड़ना स्वीकारा है और निश्चित रूप से समाज अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। बहुत ही कम समय में आप जनाधिकार पार्टी में एक बहुत बेहतरीन पोस्ट स्थापित कर लिए। आप जनाधिकार पार्टी के महासचिव भी हो गए और ये जहां तक पप्पू यादव ने अनाउंस कर दिया कि आपको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। तो अगर आप चुनाव लड़ने जाएंगे तो हर नेता का अलग अलग मैनिफेस्टो होता है, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? वर्तमान में जिस प्रकार जनाधिकार पार्टी में शामिल होने के बाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने जो सम्मान मुझे दिया है और जिस प्रकार मुझको प्रत्येक पार्टी में प्रदेश प्रधान महासचिव के पद पर जिम्मेवारी सौंपी है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं उस पद पर पदासीन हो सकूँ। और रही बात आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद जनता के बीच में अपना मैनिफेस्टो पेश करने की, तो थोड़ा इसमें वक्त है, कुछ देर रुक जाइए। निश्चित रूप से तमाम मैनिफेस्टो जनता के बीच में मैं समर्पित करूंगा। वैसे अगर मुख्य रूप से अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे प्रमुख क्या क्या उद्देश्य होंगे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तो तमाम चीज़ों में सबसे पहला अपने डेहरी विधानसभा क्षेत्र में रिंग रोड बनाना, वेंडर जोन बनाना, पूरे डेहरी शहर को ब्यूटिफाइड करना, तमाम जितने भी ग्रामीण सड़कें हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सबका सौंदर्यीकरण करना, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल और अस्पताल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन दोनों चीज़ों को एक नया स्वरूप देना ताकि लोगों को लगे कि मैं उस डेहरी ऑनसोन में रहता हूँ जिस डेहरी शहर में तमाम वैसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसका लाभ अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आके उठाते हैं। क्योंकि आप डेहरी को देखेंगे तो डेहरी के सटे ऐसे कई सारे जगह आपको मिलेंगे जो अगल बगल कई विधानसभा क्षेत्र को टच करते हैं। आप 20 किलोमीटर दूर चले जाइएगा तो तिलौथू आता है, तिलौथू सासाराम विधानसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन जब कभी कोई बीमार पड़ता है तो तिलौथू से डेहरी आना कबूल करता है कंपेयर देन सासाराम। आप और नजदीक जाएंगे तो 20 किलोमीटर बाद नासरीगंज क्षेत्र आता है, अनोखा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर वहां भी कोई व्यक्ति अगर अस्वस्थ होता है तो आप ऐसा पाएंगे कोई व्यक्ति नासरीगंज से डेहरी आता है। तो हम लोग डेहरी ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्पॉट है जहां पर कि कई विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को यहाँ की बेसिक सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। तो डेहरी में तमाम मूलभूत सुविधाओं पर काम करना, उसको नई स्वरूप देना ताकि सभी इसका लाभ उठाकर सुरक्षित और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम एक डालिमा नगर क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र का है। वहां कंपनी का बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है जो बहुत पहले से रहा है। बहुत सारे नेता वहां आते हैं, अभी स्थानीय विधायक भी आए थे। उन्होंने उस क्षेत्र को
स्टेडियम बनाने का घोषणा पहले कर चुके हैं, लेकिन आज तक न स्टेडियम बना, कुछ नहीं बना, धरातल पर कुछ हुआ ही नहीं। तो जनता केवल नेताओं के वादा सुने कि कार्यों को देखे। इस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान की इस प्रकार की स्थिति है, पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्रों में केवल और केवल वादे हुए हैं। उन वादों के आधार पर लोग चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद एक भी व्यक्ति उस वादों पे काम करने का प्रयास नहीं करता। फिर 5 साल बाद चुनाव आता है, फिर वो व्यक्ति वादे करना चालू करता है और जनता फिर उन्हीं झूठे वादों में फंसकर उसको मत देती है और चुनाव जितवा देती है। पूर्व के प्रतिनिधियों ने क्या वादे किए, किन किन वादों को पूरा नहीं किया, वो जनता के बीच में है, उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर वादे पूरे हुए होते तो वो काम आपको दिखते धरातल पे। 50% भी कार्य पूरे नहीं होते जो मैनिफेस्टो होते हैं। तो फिर क्यों मैनिफेस्टो जारी होते हैं? आप उतना ही मैनिफेस्टो बनाइए जितना कि आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार उतना ही लो थाली में, जितना व्यर्थ न जाए नाली में, तो क्यों आप उतना भोजन ले लेते हैं जब आप खा ही नहीं सकते? झूठे वादों का चिट्ठा बनाने से बेहतर है कि आप 4 वादे करें कि मैं 5 साल में 5 ही काम करूंगा। 1 साल में ये करूंगा, दूसरे साल में ये करूंगा, तीसरे साल में वो करूंगा, चौथे में ये और 5वें में ये। 5 सालों में 5 काम करेंगे। सच बोलिए ना, झूठ बोलकर जनता का मत लेने की क्या जरूरत है? क्या मिल जाएगा? आज जनता आप पे हंस रही है, आज आपको जनता देखना नहीं चाह रही है, तो क्या मतलब बनता है झूठे वादे करने का? आप वादे करते चले गए, 50% भी काम नहीं होता तो क्यों वादे करते हैं? और वादे करिए तो उसको पूरा करने के लिए यथासंभव प्रयास करिए। और मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल के कार्यकाल में अगर एक जनप्रतिनिधि चाह दे तो डेहरी को दिल्ली बना सकता है। मंदिर से चप्पल चोरी नहीं होगी अगर एक जनप्रतिनिधि की अगर असल मायने में अगर इच्छा प्रकट हो जाए कि नहीं, मुझे मेरे शहर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में चोरी और डकैती नहीं होनी चाहिए, लगातार उस पर अगर वो काम करे, जनता के बीच में जाकर जागरूक करे, लोगों से मिले जुले, अगर ठान ले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन लोग ठानते नहीं है, झूठे और खोखले वादे करते हैं, जनता का मत प्राप्त करते हैं, फिर जनता उन पर हंसती है। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार महोदय ने एक विश्रामपुर का न्यूज दिखाया था जी। उनको बहुत सारे लोगों ने खूब गालियां दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार का मुझे तो हंसी आती है, वैसे लोगों पे जो पत्रकारों पे नेगेटिव कमेंट करते हैं और दुख भी होता है, वैसे पत्रकारों पे जो इस कमेंट को देखने के बाद उस पर रिप्लाई नहीं देते हैं। मीडिया एक परिवार होता है। अगर कोई मीडिया कर्मी को बड़ा भला बुरा कहता है तो वो उसका अपना परिवार है, चाहे वो जिस प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़ा हो, उसके सभी साथियों को पहले तो उसके बचाव में खड़ा होना चाहिए, जो कि मैं देख रहा हूं कि नहीं हो रहा है। कई सारे मीडिया कर्मी उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। और रही बात लोगों के कमेंट करने की, तो मुझे जहां तक याद है कि न्यूज़ 9 नेटवर्क के साथ ये हुआ है वार्ता, और इस न्यूज़ 9 नेटवर्क वाले फेसबुक पे किसी भी ओरिजिनल आईडी से कोई कमेंट नहीं हुआ है। सभी वो तमाम फेक आईडियां हैं जो पता नहीं किसके इशारे पे चलाई जा रही हैं, जो मीडिया को टारगेट कर रहा है। और उन आईडियों को आप देखेंगे तो आईडी दूसरे जनप्रतिनिधि का समर्थन करती है, उसके किए गए कार्यों को अपने आईडी से शेयर करती है और मीडिया को भला बुरा कहती है। तो आप जनता के बीच में आप उसको खुद मीडिया के बारे में बताएं कि जो समर्थक है वर्तमान के प्रतिनिधि का, वो मीडिया को भला बुरा कहता है, तो वो कैसा समर्थक है, और वो समर्थक वो क्यों नहीं कह रहे हैं जो जिसके समर्थक हैं तो उस मीडिया पर नेगेटिव कमेंट मत करो। फेक फेसबुक आईडी बनाकर मीडिया पर किया गया कोई भी अभद्र टिप्पणी निंदनीय है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं और मैंने मीडिया कर्मियों से अनुरोध किया है कि आप फेक फेसबुक आईडी के कमेंट्स को ना देखते हुए अपने काम में लगे रहे। आपका काम है सच दिखाना, आप सच दिखाएं, उससे ना भागें। अभी जो गाली के बारे में बात किए, हमने देखा है, या 2014 का लोकसभा का इलेक्शन हो, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन हो, जिसने जिसने गाली सुना, जिसने दिया वो चुनाव हारा, और जिसने दिया सुना वो चुनाव जीता। आप आजकल मैं ये देख रहा हूं, आपके भी सोशल मीडिया पर मैं देखता हूं कि आपको भी खूब गाली दी जाती है। क्या इस कड़ी को उसी से जोड़कर देखा जाए? देखिए, आपने बड़ा ही बखूबी तरीके से इसको जोड़कर देखा है, और मेरा ऐसा मानना है कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है। तो मुझको अगर गालियां देने से किसी को अगर खुशी मिलती है तो लोग देखते हैं, मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता।
लोग गाली दे, मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम में लगा हुआ रहता हूँ और लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप आगे बढ़िएगा। अच्छा, अभी विश्रामपुर जो गांव है जिसके बारे में अभी मैं चर्चा भी किया था, वहां से कुछ लोगों ने हमको फोन किया था और उसका फिगर बना करके, गांव के फिगर बना करके, रोड के फिगर बना करके हमको भेजा भी था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ की स्थिति परिस्थिति इतनी खराब है, रोड की स्थिति इतनी जर्जर है कि बरसात में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे खाट पर टांग कर ले जाना पड़ता है। स्थितियां इतनी बुरी हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इलेक्शन से पहले वहां रोड नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए था। अगर ऐसी स्थिति है उस गांव की और वहां के वर्तमान के जो निवासी हैं, किसी की तबीयत खराब होती है तो अगर वो खटिए पर लेकर किसी को अगर अस्पताल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उस रोड पर सबसे पहले काम होना चाहिए था। मैंने व्यक्तिगत रूप से उस पर कमेंट भी किया है और कहा भी है कि आप किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए निश्चित रूप से मुझको उसकी जानकारी दीजिए, हम निश्चित रूप से उस पर आपको मदद करेंगे। और आज के तारीख में उस रोड को बनवाने के लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मैंने उस रोड का नाम उसमें जोड़ने को उनको आग्रह किया है। वो लिखित रूप से मुख्यमंत्री सड़क रोजगार योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना में उसको जुड़वाएं ताकि वो रोड जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। यदि अभी नहीं बनता तो क्या आप चुनाव जीतेंगे? तो सबसे पहले आपका मुख्य एजेंडा यही होगा कि लोगों को मेन सड़क को शहर से जोड़ दें। निश्चित रूप से सबसे पहले जितनी समस्याओं को मैंने उठाया है और जनता ने जो समस्याओं को मेरे तक पहुंचाया है, सबसे पहले उन सभी समस्याओं का निराकरण मेरी पहली प्राथमिकता होगी आफ्टर विनिंग इलेक्शन। अब एक और समस्या है, मैं एक समस्या देख रहा था, बहुत सारे गरीब वर्ग हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा। कार्ड का फॉर्म उन्होंने भर दिया, कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया। इस कोरोना काल में वो खाने को मुहताज है। इतनी विलंब चल रही है कि हर व्यक्तिगत आदमी, वो गरीब आदमी के पास काफी समस्याएं हैं। इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में जरा आप कुछ बताएं। देखिए, जिस प्रकार की कोरोना काल में ये स्थिति हुई है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के पास राशन कार्ड था और सभी को प्रायोजित तरीके से और सुनिश्चित तरीके से राशन मिला करता था। ये समस्या बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन जब से कोरोना शुरू हुआ और लोगों में जो रोजगार का जो काम था जो ठप हुआ, जो लोग दैनिक जीवन में अपना रोजगार करके प्रत्येक दिन दिहाड़ी मजदूर जो कमाते खाते थे, वैसी स्थिति में राशन कार्ड जिन जिन के पास नहीं है, सबसे पहला काम था सरकार का, वर्तमान के प्रतिनिधि का, उस वार्ड के प्रतिनिधि का या उस ग्रामीण क्षेत्र में उस गांव के प्रतिनिधि का, तो सबसे पहले राशन कार्ड अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक पहुंचाए ताकि लोगों को निश्चित रूप से राशन कार्ड कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रुकता हूँ। ग्रामीण प्रतिनिधि से मैं बात किया हूँ और जो जनप्रतिनिधि वार्ड कमिश्नर्स होते हैं उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि मैं उसका बना करके भेज चुका हूँ, लिस्ट में नाम आ चुका, लेकिन कार्ड मिलेगा ही नहीं। कार्ड मिलेगा नहीं तो राशन मिलेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, आप जिन जिन ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि से और वार्ड के प्रतिनिधि से बातचीत किए हैं, जिन वार्डों में, जिन गांवों में सूची पहले से भेजी जा चुकी है और अगर वहां से राशन कार्ड निर्गत नहीं हुआ है तो आप अपने माध्यम से सूची मुझ तक पहुंचाएं। मैं निश्चित रूप से अनुमंडल अधिकारी महोदय से बात करूंगा और जल्द से जल्द सभी को राशन कार्ड निर्गत करा दूंगा ताकि सभी को सरकार की जो योजना है 5 किलो चावल और 1 किलो चना नवंबर तक मिलने का, जो माननीय मोदी जी ने अनाउंस किया है, वो निश्चित रूप से सबको मिल जाएगा। अभी एक समस्या और आया था, कुछ लोगों के पास राशन कार्ड है लेकिन प्रति व्यक्ति यूनिट उनको कम प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं काला बाजारी जो है वह बहुत प्रभावित है। उतने गरीब वर्ग हैं कि वह अधिकारियों के पास गुहार नहीं लगा सकते, वह अपने घर का रोजी रोटी चलाए या अधिकारियों के पास गुहार लगाए। ये समस्याएं उनके पास है। क्या ऐसी सूचनाएं आपको कभी मिली है? कभी कभी टेलीफोनिक सूचनाएं मुझे मिलती है वार्ड के माध्यम से, कभी वार्ड के प्रतिनिधि के माध्यम से, कभी स्थानीय लोगों के माध्यम से, और निश्चित रूप से उसका त्वरित निदान करते हुए मैं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को और डेहरी अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर उस समस्या का निराकरण करवा देता हूँ। और अगर ऐसी स्थिति है तो वाकई में कई जगहों से समस्या जब तक जहाँ से मिली है उसको सुधार किया है, और आपके संज्ञान में कहीं किसी वार्ड की, किसी गाँव की अगर ऐसी समस्या है कि प्रत्येक यूनिट कम राशन मिल रहा है तो आप अपने माध्यम से मैं आग्रह करता हूं आप मुझ तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से 1 सप्ताह के भीतर तमाम राशन कार्ड धारियों को पर्याप्त मात्रा में अनाज मिलेगा।
एक और समस्याएं आ रही हैं। रोड काफी तेजी से बन रहा है, नगर पालिका में काम हो रहा है, काफी तेजी से रोड बन रहा है, लेकिन रोड का जो समय है, साल बीतते बीतते रोड पीछे से टूटने भी चालू हो जा रहे हैं। क्या ऐसे देखने आप अपने कभी क्षेत्र में कभी आपको देखने को मिला? निश्चित रूप से आपके डालमिया नगर के ही वार्ड नंबर 5 की समस्या थी। एकता चौक से जो रोड बनी हुई है, मैं उसका निरीक्षण करने भी गया था। लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मुझको सूचना दी थी कि उस रोड का काम बहुत खराब और घटिया क्वालिटी का हुआ है। तो ऐसी कई सारे रोड की समस्याएं और जानकारी मुझे प्राप्त होती है और मैं उसके निरीक्षण को जाता भी हूँ। जिस प्रकार नगर परिषद लगातार तमाम वार्डों में नाली और रोड का काम कर रही है, ये बहुत ही सराहनीय है, मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन किस क्वालिटी का काम हो रहा है, क्या क्वालिटी है मटेरियल की, उसका भी जांच और निरीक्षण लगातार अगर नगर परिषद पदाधिकारी और नगर परिषद के जितने भी कर्मी हैं अगर वो करें तो कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी। और वर्तमान में अगर उसके बाद भी ऐसी समस्या आती है तो कहीं ना कहीं से दोनों की मिली भगत है, तभी कोई ठेकेदार गलत रोड बना रहा है। अगर ठेकेदार को ये पता हो कि मेरे गलत रोड बनाने से मेरा बिल रुक सकता है, मेरे फंड पास नहीं होंगे, तो कभी गलत काम नहीं करेगा। अगर उसके बाद भी अगर गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है और इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, वरना जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में डेहरी डालीनगर में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वह वीरान पड़ी है। हालांकि उसे रेलवे ले चुका है, पूरी सफाई भी हो चुकी है, लेकिन कब उसमें दोबारा प्रोजेक्ट पड़ेगा? आज इस कोरोना काल में जितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, अगर सरकार बढ़ करके वहां काम कुछ कराए और लोगों को रोजगार दे, क्या यह सरकार का काम नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा, उसके बारे में आपका क्या विचार? ये तो सर वर्तमान के जनप्रतिनिधि से आपको पूछना चाहिए था। इस सवाल का सही उत्तर वर्तमान का जनप्रतिनिधि देने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि उन्हीं की सरकार ने वादा किया था कि हम कल कारखाने लगाएंगे। जब रेलवे ने इसको लिया और उसके बाद से लगातार 2-3 चुनाव हुए बिहार विधानसभा के, लोकसभा के, उस दरमियान में सभी ने कहा कि रेलवे की फैक्ट्री खुलेगी, लेकिन अभी तक एक भी प्रोडक्ट बनने का काम का शिलान्यास भी नहीं हुआ है। तो इस सवाल का सही उत्तर देने का उत्तरदायी वर्तमान के प्रतिनिधि हैं और वो पूर्व के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस वादे को करके जनता के बीच में अपने आप को स्थापित किया था। मेरे विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद 1 महीने के भीतर कोई ना कोई प्लान जरूर खुल जाएगा, मैं वादा करता हूँ। डालमिया नगर रेल कारखाने में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनने का काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद इस बार 100% विद इन अ मंथ एक ना एक प्रोडक्ट बनना निश्चित रूप से चालू हो जाएगा, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मेरी पहली प्राथमिकता है डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार मुहैया कराना, साथ ही साथ अगल बगल विधानसभा का क्षेत्र जो डेहरी से जुड़े हुए हैं वहां के भी बेरोजगार युवाओं को रोजगार में कन्वर्ट करना, ताकि वो यहाँ का अपना रोजगार कर सके, अपनी रोजी रोटी चला सके। अच्छा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो डेहरी का सौंदर्यीकरण करने के मन में कोई आपके पास एक प्रोजेक्ट है? बिल्कुल, मैंने वो प्रोजेक्ट फेसबुक पे लॉन्च भी किया है। 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में डेहरी ऑनसोन एक ऐसा शहर है, एक ऐसा सुंदर शहर है जहाँ पे सबसे पहले बात ड्रेनेज की इतनी सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक तरफ नहर है, एक तरफ सोन है। प्लान वे में ड्रेनेज सिस्टम अभी भी शहर में नहीं बना हुआ है। आप जब कभी बारिश देखते हो तमाम नालियां जाम हो जा रही हैं, तमाम सड़कों पर पानी का अंबार लग जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लांट वे में ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गई। ड्रेनेज बना लेकिन प्लांट वे में नहीं बना। उसके साथ साथ अगल बगल 2-3 खेल के ऐसे मैदान है जिसका अगर सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो कई सारे कार्यक्रम वहां हो सकते हैं और शहर भी सुंदर दिखेगा। तो मेरी पहली प्राथमिकता, मैंने तो सौंदर्यीकरण का काम करने के साथ ही अपने आप का पहचान बनाना चालू किया है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। अगर शहर में सौंदर्यीकरण करने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का लिखा जाएगा तो वो समीर कुमार का लिखा जाएगा, जिसने काम करना चालू किया। महापुरुषों के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण सबसे पहले मैंने शुरू किया है और आज के तारीख में कई सारी योजनाओं पे काम कर रहा हूं और निश्चित रूप से समय नजदीक आ रहा है। आप सभी के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम प्राप्त करने के बाद शहर डेहरी पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर माना जाएगा, मैं वादा करता हूं। डेहरी के आसपास या डेहरी विधानसभा में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। अगर उन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल में सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, उनमें सुधार किया जाए, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और सरकार को बहुत सारा रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित, हमने इससे पहले भी कहा है पिछले बार के जनसंवाद में और पिछले बार के लाइव संबोधन में अपने न्यूज 9 के साथ कि अगल बगल कई ऐसे पर्यटन स्थल है, जैसे महादेव पोह है, पुतला भवानी धाम का धाम है, ताराचंडी धाम बगल में है, ऐसे बहुत सारे मांझर कुंड है। अगर अगल बगल
इसको पर्यटन स्थल में डेवलप किया जाए, टूरिज्म से इसको जोड़ा जाए और निश्चित रूप से वहाँ पे होटल बना दिए जाए, रोड बढ़िया बना दिया जाए, तो जो सैलानी बनारस से गया जाते हैं वो बीच में देहरी भी रुकेंगे और वहाँ जाके पर्यटन स्थल को देखेंगे और वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन इसके पूर्व में किसी सरकार ने, किसी प्रतिनिधि ने इसको संज्ञान लाने का काम विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया है, ना ही विधानसभा में इसके लिए आवाज बुलंद की है। तो निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि इन तमाम पर्यटन स्थलों पे रोजगार डेवलपमेंट के लिए कई सारी योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन में करूंगा। आज शहर में जिस हिसाब से कोरोना महामारी फैल रहा है, लोग लापरवाह तो हैं, लेकिन इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानेंगे, पब्लिक को या व्यवस्था को? देखिए, जिस प्रकार की स्थिति कोरोना की है इसमें सभी जिम्मेवार है, व्यवस्था भी जिम्मेवार है, पब्लिक भी जिम्मेवार है, सरकार भी जिम्मेवार है। सरकार को पहले पता था कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का आगमन हो चुका है भारत में, फिर बिहार में हो चुका है, पूरे जगहों पर फैल रहा था। सरकार ने कोई उसके लिए ठोस पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। सरकार ने केवल लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगाने से कोरोना का जो संक्रमण था वह लोगों में फैलने से कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जितने हिसाब से जांच होने चाहिए थे, अस्पतालों में व्यवस्था होनी चाहिए थी, लोगों को उस हिसाब की व्यवस्था मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं सरकार देने विफल रही। संक्रमण लगातार फैलता चला गया, लोग मरते जा रहे हैं। पब्लिक इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता सभी लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में इन चीजों को माने, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, लेकिन कोई पब्लिक इस पर ध्यान नहीं देती है। जब बीच में अनलॉक सरकार ने किया, क्योंकि 3 महीना तक बंद था पूरा सिस्टम, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी सभी की, 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन अनलॉक ऑन शुरू हुआ, आप बाजार में देखते, डेहरी बाजार में, जिससे लगता था कि कोरोना है ही नहीं। लोग अपने घर से बाहर निकल, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, आम जीवन की तरह, जनजीवन की तरह लोग जी रहे हैं। अंततः पुनः 15 दिन का बिहार में लॉकडाउन करना पड़ा और आज केसेस अत्यधिक से अधिक होते जा रहे हैं। उसको डर है कि जिस हिसाब से स्थिति पूरे बिहार की बनती जा रही है, लॉकडाउन पुनः सरकार न बढ़ा दे, और ऐसे में गरीब, छोटा वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है था, और मुझे लगता है कि समाप्त हो जाएगा अगर लगातार लॉकडाउन चलता चला गया, क्योंकि जब वो बिजनेस नहीं कर पाएगा तो खाएगा क्या, जिएगा क्या, तमाम चीजें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे में सभी जिम्मेवार हैं और सभी का दायित्व बनता है कि इस वैश्विक महामारी से निजात पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें, तभी जाके वैश्विक महामारी समाप्त होगी। आज हमारे सामने समीर कुमार जी है और लास्ट क्वेश्चन है, आम जनता की, आम नेता की तरह आप भी चुनाव जीत करके अपने वादा और जनता को नहीं भूल जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, मैं नेता की तरह नहीं, बेटा की तरह सोचता हूं। मैं 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र का बेटा हूं और बेटा बनना चाहता हूं। मैं नेता बनने के लिए या नेता बनकर किसी चीज को नहीं सोचता, और एक बेटा कभी भी अपने माता पिता से किए गए वादे को नहीं भूलता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो जनता होती है वो माँ बाप के समान है किसी सेवक के लिए, किसी जनप्रतिनिधि के लिए, और जो बेटा अपने माता पिता से किए गए वादों को भूल जाए, उससे नीच इस धरती पे कोई नहीं है। तो मैं जो वादे करूंगा वो निश्चित रूप से पूरा करूंगा। मैं 2 ही वादे करूंगा, लेकिन करूंगा और उसको पूरा करूंगा। मैं 50 और 100 वादे बेवजह, बेबुनियाद तरीके के करके जनता का विश्वास मत प्राप्त करके उनको छलने का काम कतई नहीं करूंगा। इसलिए जनता मुझको इस विश्वास के साथ इस बार चुने, ताकि उन्होंने सबको देख लिया है और सभी दोबारा आने के प्रयास में। तो सबके बारे में तो वो जान चुकी है, मेरे बारे में चूंकि उसको पता नहीं है, तो सबको देखा बार बार। अब की बार समीर कुमार, एक बार मुझे देखें और उसके बाद अगर लगता है तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा, कभी भी जनता के बीच में मत मांगने नहीं जाऊंगा। बस चंद दिनों की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, थैंक यू।